नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रॉयस एकेडमी में। आज है 20 अप्रैल 2022 और डेली करंट अफेयर्स का सोर्स जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो द आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दूंगा। एंड इफ़ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देन यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स। चलिए सबसे पहला देख लेते हैं, आसाम ट्रिब्यून से यह लिया गया है। आप अगर एडिटोरियल पेज में चले जाइएगा आसाम ट्रिब्यून के तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट सिटीज़ इन नॉर्थ ईस्ट को क्यों लिवेबल और एक्सेसिबल बनाने की बात चल रही है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं ना, जो कि आप अपने जीएस पेपर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उन फैक्ट्स एंड फिगर्स का कंपाइलेशन एक ही जगह आपको मिल जा रहा है यहाँ पर आज में, ठीक है। और मेक श्योर कीजिएगा दैट इससे आप अपने आंसर्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा हर एक पॉइंट के जो कीवर्ड्स हैं उसको आप अपने नोट कॉपी में उतार दो। जैसे जैसे सबसे पहले यहाँ पे बोला गया नॉर्थ ईस्ट रिमेन्स वन ऑफ द लीस्ट अर्बनाइज्ड रीजन्स ऑफ इंडिया। चलो ये तो खैर सबको ही जानता ही है। अबाउट 20% ऑफ द रीजन ओवरऑल अगर नॉर्थ ईस्ट का देख लीजिएगा ना तो वो अर्बन एरिया तो है बट वो डिफरेंट वेरिएबल साइजेस ऑफ अर्बन एरिया। जैसे गुवाहाटी देख लीजिएगा, सबसे बड़ा अर्बनाइज्ड एरिया है पूरा नॉर्थ ईस्ट का, राइट। उसके बाद वैसे ही अर्बनाइज्ड एरिया है बट इतने बड़े बड़े सब कोई एरियाज नहीं है। जैसे गुवाहाटी है ना इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है, वैसे डिफरेंट अदर अगर अर्बन एरिया देखिएगा बहुत छोटे छोटे एरियाज में फैला हुआ, बहुत छोटा गुवाहाटी के कंपैरिजन में। एज पर सेंसस अगर देख लीजिएगा, सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन बोस्ट 9 सिटीज जिनके पास पॉपुलेशन 1 लाख से अबव था। ये कब? 2011 का सेंसस के ऊपर, जिसमें गुवाहाटी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी था, राइट। उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा का अगरतला, एजवाल, इम्फाल, ठीक है। तो ये सब खैर आता है बाद में, ठीक है। बट जितने भी कितने स्टेट्स है बताइए तो? 8 स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, राइट। अब उनमें से आसाम का ही जो कैपिटल मतलब दिसपुर दैट इज गुवाहाटी, तो गुवाहाटी ही सबसे लार्जेस्ट है, राइट। और डिफरेंट अदर बाकी जो 7 कैपिटल सिटीज़ है ऑफ डिफरेंट 7 अदर स्टेट्स, ठीक है, तो फार एक्सीड्स, मतलब गुवाहाटी का पॉपुलेशन बहुत हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा पॉपुलेशन, हद से ज़्यादा अर्बनाइजेशन। इवन अगर आप गए होंगे अदर स्टेट्स ऑफ कैपिटल सिटीज़ ऑफ डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो प्रोबेबली आपने यह महसूस भी किया होगा, ठीक है। बट कुछ कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन तो हो रहा है बहुत तगड़े तरीके से, बट उस अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो चैलेंजेस हैं वो सब भी बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई होते हुए दिख रहे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल इकोसिस्टम अगर देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि लैंड यूज चेंजेस जो है ना वो अब अब्रप्ट हो रहा है। इनफैक्ट इफ़ यू हैव बीन टू गुवाहाटी देन देखिएगा आप वहाँ पर, या फिर उनके लोगों से पूछिएगा, वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा हिल्स हुआ करते थे, ठीक है, अभी भी है। बट अभी क्या कर रहा है ना, हिल्स को भी काट के वहाँ पर ज़मीन को, उस हिल्स के ज़मीन को खरीद लिया जा रहा है और लोग वहाँ पे होम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट ओवरऑल जो इकोसिस्टम है ना उनका फ्रेजाइल और वल्नरेबल बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट। इसीलिए क्या है ना दैट अभी जो सिटी प्लानिंग हो रही है फ्यूचर में, मेक श्योर करना पड़ेगा हमको सिर्फ गुवाहाटी का ही क्यों, पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन का। क्योंकि अगर इन्वायरमेंटली भी देख लोगे काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है ना। अगर आप देख लोगे ओवरऑल डिजास्टर प्रोननेस में, तो अब ऑफकोर्स हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट आता है वो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द वल्नरेबल रीजन है, ठीक है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट उनका जो प्लानिंग करे कोई भी रीजन का नॉर्थ ईस्ट का, राइट, वो रिस्पॉन्सिबली हमें एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। इम्परवियस एंड अनप्लान्ड बिल्डअप्स जो हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, राइट, इट कैन पुट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इकोसिस्टम। सिर्फ इकोसिस्टम में क्या क्या लाई करता है भैया, देखो बायोस्फीयर में जो है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, राइट। तो हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर वाला कंपोनेंट को कहीं ना कहीं अच्छे, देखो नो डाउट ये वाला तो खैर आपको जाके केंद्रीय सरकार जो डिसाइड करेगी, मतलब उनका ज़्यादा चलता है एटमॉस्फेयर वाले कंपोनेंट में, ठीक है। बट हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि स्टेट सब्जेक्ट में है, ठीक है, तो क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट भी अपने से ज़्यादा एक्शंस ले जिससे हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम जो गड़बड़ा रही है, जिससे ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी की जो वहाँ पे खनन हो रही है या फिर ओवरऑल क्लाइमेट जो वहाँ पे बर्बाद हो रहा है उसको रोका जा सके, राइट। और इसके कारण क्या हो रहा है, देखो अगेन अगर आप प्रॉपर वे में अर्बनाइजेशन को नहीं कैरी आउट कर सकते हो तो जैसे कि मैंने बोला क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। बट ये इम्पैक्ट्स होता क्यों है, उसके रिलेटेड फर्दर ये सब इम्पैक्ट होता है, दैट इज अर्बन हीट आइलैंड। अब सोचो अर्बन हीट आइलैंड मैं आपको बतला रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो क्या हुआ ना,
जैसे सोचो ये पूरा रीजन है, एक देश है ये सोच लो, ठीक है। अब ये इस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन फैला हुआ है। तो अर्बनाइजेशन मतलब घर, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ठीक है। तो बिल्डिंग्स मतलब बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे के तो लैंड का कीमत बहुत ज़्यादा होगा ना। तो लोग, जैसे आप लोग अपने घर में रहते हो, इतना बड़ा कंपाउंड है, यहाँ पे बगीचा बना दिए, यहाँ पे छोटा सा घर, यहाँ पे बगीचा, है ना। तो ऐसा जो है बड़े बड़े शहरों में तो नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि वहाँ पे लैंड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए वो लोग जो है इस टाइप के बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स में रहते हैं। अब सोचो सन की रोशनी आ रही है, ठीक है। पहले सन की रोशनी इस वाले केस में आपका एक छोटा सा घर ही सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। बट इस वाले केस में इस रीजन का सरफेस एरिया देख लो कितना ज़्यादा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा हो गया ना जी, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स है तो ऑब्वियस सा बात है सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट जो एब्जॉर्प्शन किया जाएगा वो भी ज़्यादा किया जाएगा क्या नहीं। अब जब हीट एब्जॉर्ब अगर कोई करेगा तो उसको रिलीज भी तो करेगा ना जी। सोचो दोपहर को आपका सिर के ऊपर सन है, तो दोपहर के समय ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हुआ, बट शाम के समय में तो ये रिलीज भी तो करेगा धीरे धीरे, है ना। तो वो जो रिलीज करता है ना, उसके कारण क्या होता है ना, दैट बाकी वाला जो रीजन है, सोचो ये सब रूरल रीजन है आजू बाजू, ठीक है। तो यहाँ पे तो ओवरऑल हमें हीट ज़्यादा नहीं दिखता है, बट ये अर्बन रीजन्स में जो है ना हीट की मात्रा हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी चीज़ को बोला गया, इसी इम्पैक्ट को बोला गया हीट आइलैंड इम्पैक्ट, सॉरी अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट, है ना। या फिर हम जैसे चेन्नई के केस में देखिएगा, दैट वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स 2015 के आसपास फ्लैश फ्लड्स आया था, ठीक है। सो ये क्या है भाई, यही सब तो है। दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स दैट हाँ, अगर हम लोग प्रॉपर वे में प्लानिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं तो ये सब डिजास्टर्स हमें देखने को मिल सकता है। और इसीलिए यह एक वार्निंग है, जो कि अभी जितने भी सारे हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए, जो कि आप अपने डिजास्टर मैनेजमेंट वाले एस्पेक्ट में भी बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। वी नीड टू इनकॉर्पोरेट इनटू आवर सिटीज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जी हाँ, जिससे अब लिवेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। लिवेबिलिटी क्या, अब सिर्फ और सिर्फ अगर आप अर्बनाइजेशन में ही फोकस करो, दैट हाँ भाई अर्बन सारे रीजन हो जाए देश में, तब हमारे इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। क्यों, क्योंकि अर्बन रीजन में यूजुअली या तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या टर्शरी एक्टिविटीज़ डोमिनेट करती हैं। क्या वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ डोमिनेट करती हैं? नहीं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है भाई, एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ डोमिनेट करते हैं। और लिवेबिलिटी जो है ना, वो एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अर्बनाइजेशन के ऊपर ही नहीं, बट अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो एस्पेक्ट्स होता है वहाँ के फिजिकल एस्पेक्ट ओवरऑल कैसे इंप्रूवमेंट है, क्या वहाँ पे लोग कल्चर को भूल जा रहे हैं क्या? ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का अगेन कल्चर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। सोशल डायमेंशंस को भी फोकस करना पड़ेगा। इनफैक्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में अगर देख लीजिएगा, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाला जाता है, ये फैक्ट दिया हुआ था, सो आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग इट। तो उसमें भी देखिएगा इंडिया का रैंक को अभी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सिटीजन सेंट्रिक पार्टिसिपेटरी अप्रोच, मतलब लोग जो है ना उनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जनरल लोग, आप सिर्फ और सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच से काम नहीं चलेगा। अभी जो कोई भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स होती है ना, वो बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ पर वहाँ के लोग भी शामिल हो, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी इंश्योर, अच्छा ये लोग शामिल हो तो मतलब क्या यहाँ पे बोलना चाहते हैं, जैसे जैसे आप सोचो गुवाहाटी ले लो, राइट। आप वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे हो, बट अगर उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आम लोग वहाँ का इस्तेमाल कर ही ना सके तो क्या फ़ायदा भाई, है ना। इसीलिए एक्सेसिबिलिटी को फोकस करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अर्बन एरिया, बट एक्सेस जिसके साथ वह इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली इस्तेमाल भी कर सके, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड बैंड एक आर्टिकल आया था, विच इज़ वेरी गुड। एनीवेज, नेक्स्ट जो दोस्तों आर्टिकल था, ये एज सच एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए तो आपको इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, बट किसके लिए इंपॉर्टेंस है वो ही बता दे रहा हूँ। एपीएससी के रिलेटेड स्कैम्स कुछ चार्ज फ्रेम किए गए हैं कुछ लोगों के ऊपर, जो क्या एपीएससी एग्जाम में बेसिकली उन्होंने धांधली किया था। तो आपके ये रिलेटेड कैसे क्या है, क्या आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा दैट जिन कैंडिडेट्स को पकड़ा गया है उनको सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी से सज़ा मिल रही है? नहीं, ये सब आपको बिल्कुल करना नहीं पड़ेगा। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है दैट बाई चांस ये जो एलिगेशंस लगे हैं और ये अगर 100% अभी भी अगर A to Z प्रूफ हो जाता है तो उसके बाद आपका फ़ायदा होगा दैट आप लोगों के लिए सीट ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। सो एनीवेज, ये तो एक जस्ट ट्रांजिशन न्यूज़ है। नेक्स्ट द हिंदू से लिया गया इंडियन नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज के रिलेटेड ये न्यूज़ है, राइट। नाउ अब देख ही रहे हैं आप दैट
साइबर अटैक्स दुनिया भर में बढ़ रही है, ये हमने कल भी एक डिस्कस किया था साइबर के रिलेटेड, दैट आप कोई भी अगर इंटरनेशनल फोरम देख लीजिएगा, सब जगह साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात चल रही है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्योंकि अगेन इंडिया के ऊपर भी साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट, इसलिए सेंटर को अभी बोला जा रहा है दैट प्लीज़ आप जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को बनाए उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो ग्राउंड लेवल में अच्छे से सख्त मेजर्स के साथ हमें करने पड़ेंगे, राइट। इसको GS3 चैलेंज इन इंटरनेट सिक्योरिटी के टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं ना। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है क्या? देखो, ये एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है जो कि डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, जिसको तब के समय हेड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, ठीक है। इन्होंने एक रिपोर्ट लाया था, ठीक है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे 21 ऐसे एरियाज थे जहां पे बोला गया था दैट इन एरियाज को तो हमें सेफली, सिक्योरली, ट्रस्ट वर्दीनेस के तहत रेजिलिएंट और वाइब्रेंट साइबर स्पेस के अंतर्गत इसको हमें लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेन सेक्टर ऑफ द फोकस ऑफ द रिपोर्ट वाज वेरियस एस्पेक्ट। मतलब अगर आपको साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है ना, सिर्फ आपको साइबर सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि अदर एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे, जिसमें आपको जितने भी सारे डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव चल रहे हैं हमारे देश में, ठीक है, मेक श्योर करना पड़ेगा दैट हर एक डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव का प्रॉपरली अपना इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी हो, दैट इज उनको प्रॉपरली कैसे एक्सेस किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए, सर्टिफिकेशन किया जाए। नहीं तो क्या होगा ना, देखो हैक करके से फॉर एग्जांपल आधार इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक अपने आप में एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर अब कल को अगर चाइना के द्वारा आधार को हैक कर लिया गया, वहाँ पे उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन घुसा दिया गया, ठीक है, तो इतना जो सरकार ने मेहनत लगाया, इतना जो हमारा पैसा बर्बाद हुआ है उन डेटास को इकट्ठा करने में, सारा बर्बाद हो जाएगा, 2 मिनट में ये हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट ठीक है, आप लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन जो चल रहा है, ठीक है, चलो पब्लिक सर्विसेज के लिए जो करना है करो, बट मेक श्योर करो दैट इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी हो, जिससे कोई भी अगर फ्यूचर में वल्नरेबिलिटीज, कोई भी अगर इंसिडेंट्स हो जाए तो उससे हम काइंड ऑफ शॉक अब्जॉर्बर हो सके, राइट। सप्लाई चेन सिक्योरिटी को फोकस करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सप्लाई चेन सिक्योरिटी बोले तो देखो क्या हो ना, अभी अगर कुछ भी कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, IT इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सेमीकंडक्टर्स। अब आप बताओ, क्या इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में इंडिया सेल्फ रेजिलिएंट है? नहीं, राइट। हम अभी भी अगर देख लोगे, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लो तो आपको पता चल जाएगा दैट इंडिया कितना ज़्यादा इंपोर्ट करती है चाइना से, है ना। बट वहीं पर चाइना लेकिन सेल्फ रेजिलिएंट है, ठीक है। तो समझ रहे हो, इन सेक्टर्स में हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग एक ब्रॉड व्यू देख रहे हैं ना, तो हर एक छोटे छोटे व्यू, सब चीज़ को हमें फुल्ली अब्जॉर्व करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ऑफ कोर्स हमारी साइबर एस्पेक्ट्स, सिक्योरिटी डिवाइसेस, राइट, डिजिटाइजेशन डिवाइसेस, कोई भी ले लो, राइट, उन सबको हमें सिक्योर करना पड़ेगा, राइट, और उसके लिए हमें इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ भी इंश्योर करवानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट्स, mapping and modeling of devices and platform deployed, routine threat modeling exercises to disclose vulnerabilities। जी हाँ, अब देखो इतना डिजिटल पेमेंट हो रहा है, आपको पता है, आप भी कई दुकान में जाते हो तो सोचते हो पेटीएम या फिर फ़ोन पे यही सबसे पेमेंट कर दे, है ना। तो आप देखो इतना जब डिजिटल पेमेंट बढ़ेगी तो आपका ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत जनों के साथ फ्रॉड होता भी है। फ़ोन आता है दैट हाँ हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, है ना, आपने ये कौन बनाया करोड़पति में लॉटरी जीत लिया है, तो लोग भी खुश हो जाते हैं, अरे भाई साहब लॉटरी जीत गए 5 करोड़ रुपया। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप टैक्स लगेगा आपको 16,000 रुपये, आप 16,000 रुपये भेज दीजिए, हम आपको 5 करोड़ रुपये भेज देते हैं। तो ये सब क्या हुआ? डिजिटल फ्रॉड ही ना हुआ, है ना। बाद में कोई आपको फ़ोन करेगा एकदम अनजान नंबर से, आप उठा लेते होगे, तो क्या होता है ना, वो एक वायरस कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, जैसे पेगासस वायरस, जैसे जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान के XPM का जो हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे ना हम लोग, पेगासस सॉफ्टवेयर तो उनके मोबाइल में छोड़ दिया था ना। तो वो क्या है दैट उन्होंने, उनके मोबाइल में फ़ोन आया होगा, उन्होंने एक्टिवेट किया होगा, तो वो वायरस घुस गया होगा उनके फ़ोन में। अब वो कुछ भी करे, किसी से भी बात करे, वो सारे रिकॉर्डिंग्स शायद इंडियन गवर्नमेंट को आ रही होगी, समझ रहे हो बात। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आपके साथ भी हो सकती है ना।
तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट दीज आर द थिंग्स जहाँ पर हमें फोकस करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब इन डिजिटल पेमेंट, स्पेसिफिकली डिजिटल पेमेंट्स एस्पेक्ट को, क्योंकि ये वो अगर सिक्योर्ड रहे तो आप सिक्योर रहोगे दैट हाँ भाई मेरा जो वॉलेट है, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो सिक्योर्ड है। क्योंकि देखो बैंक अकाउंट अगर खाली होगा, सोचो एक दो जन का खाली हुआ तो चलो कोई बात नहीं, वो कंप्लेन कर मतलब चलता भी है, बट स्टिल वैसे तो नहीं चलना चाहिए, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ अगर मास स्केल में हो गया ना तब फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए इन सब चीज़ों को हम लोग को फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा दैट स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। स्टेट के लेवल में हमें मेक श्योर करना पड़ेगा जब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रॉपरली फंड एलोकेट कर सके, जिससे वो अपना मतलब लाइक अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, ऑपरेशंस को, गवर्नेंस को प्रॉपरली फॉलो अप कर सके, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट कुछ कुछ लिस्टेड फोकस एरियाज है जहाँ पर अगर ओवरऑल फोकस किया जाए तो ज़्यादा सही है। वो क्या क्या है, एक तो बजटरी प्रोविजंस ओवरऑल सेंट्रल लेवल में भी स्टेट लेवल में भी इंश्योर करना पड़ेगा। रिसर्च एंड इनोवेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें, जिससे, और रिसर्च एंड इनोवेशन मतलब क्या, जैसे आपका ऑलरेडी आपने कुछ बना दिया, राइट, आपने कोई जैसे आधार है ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, आपको हैकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। उन लोग को बोला जाता है वाइट हैट हैकर्स, ठीक है, जो क्या अच्छे काम के लिए आपके सिस्टम को हैक कर रहे हैं, है ना। मतलब आपके सिस्टम को इसलिए वो हैक करते हैं जिससे सिस्टम में क्या क्या त्रुटियां हैं उन त्रुटीज़ को मिल सके उनको, समझ रहे हो। इसके लिए आपको इस यही तो है, दीज आर द पार्ट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशंस ओनली, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग को मैक्सिमम, जैसे ऑफ कोर्स हम लोग का आईटी का हब है भाई इंडिया में, या इंडिया में अगर ह्यूमन रिसोर्स ना मिले तो कहाँ पे मिलेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट को हम लोग प्रॉपरली टैकल करने की ज़रूरत है दैट अगर फ्यूचर में कोई इस टाइप का क्राइसिस आ गया तो कैसे मैनेज करेगी। तो क्राइसिस मैनेज भैया, मैनेज से वही ना बोल रहे हैं दैट हमारे देश में क्या है ना दैट कुछ हो जाता है उसके बाद एक्शंस लिया जाता है, तो क्यों ना हम लोग पहले ही एक्शंस ले ले, राइट। साइबर डिप्लोमेसी हमें ज़्यादा प्रमोट करनी पड़ रही है, जो कि ऑफ कोर्स हम लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। कोई भी इंटरनेशनल फोरम में देख लीजिएगा, कोई भी हमारे मंत्री लोग जाते हैं ना बात करने, सीधा सब साइबर सिक्योरिटी का तो बात उठता ही है। तो अनडाउटेडली दुनिया के साथ हम लोग साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा आगे हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा ना दैट वो लोग के पास जो जो एक्सपर्टाइज है वो सिर्फ हमारे साथ शेयर करेंगे, तो हमारे को भी अपना साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा, समझ रहे हो बात। तो यही नेक्स्ट इज FSSAI। नाउ FSSAI अभी डिसाइड कर रही है हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने को। नाउ हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे सोचो आप कोई लेज का पैकेट खरीद रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉर्नर में रहेगा हेल्थ स्टार, है ना। अगर जैसे लेज का पैकेट सेहत के लिए आपका सोचो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे सोचो 2.5 स्टार आपको मिला, ठीक है, जो सेहत के लिए अच्छा है। जैसे आप सोचो शुगर फ्री बिस्किट्स है ना, वो उसमें 5 स्टार रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा दैट लोग देखकर समझ सकते हैं दैट हाँ कौन सा प्रोडक्ट हमारे सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा हमें खाए कौन सा ना खाए। बट देखो एक्चुअली में ये चीज़ लेकिन फेल हो चुका है ऑलरेडी, पायलट प्रोजेक्ट्स देख लिया गया विदेशों में, है ना, कोई फर्क नहीं करता लोगों को। देखो अगर आपको चीनी का शरबत पीना है ना, कोको कोला अगर आपको पीना है तो आप पियोगे, खत्म बात। कितना भी वहाँ पर 0 स्टार नेगेटिव स्टार रहे आपको स्टिल यू विल ड्रिंक दैट। क्यों? क्या आपको पता है वो क्या है, चीनी का ही शरबत है वो, कोको कोला है क्या, वो थोड़ा सिर्फ एक सिरप मिला दिया जाता है वो फ्लेवर के लिए, बस खत्म। और क्या है, बाकी पूरा चीनी है वो। उसको एक काम करना, क्या करना, आप उसको सॉसपैन में लेकर उबालना, आप देखना, है ना, पूरा उबालते रहो जब तक नीचे चीनी ना जम जाए, एक लेयर ऑफ चीनी आ जाएगा, तब आप समझोगे वो एक्चुअली में वो कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एनीवेज फ़र्क पड़े या ना पड़े हमारे लिए क्या है भाई, हम तो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए हम लोग FSSAI फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ना ये है क्या, देखो ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ऑफ कोर्स कानून के द्वारा बनाया गया होगा, जी हाँ एब्सोल्युटली। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006 के द्वारा इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है ऑफ कोर्स FSSAI का, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ठीक है। और फंक्शंस क्या करती है, ये फंक्शन ज़रूर से याद रखिएगा, जैसे रेगुलेशंस फ्रेम आउट करती है फॉर द स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस ऑफ फूड सेफ्टी, ग्रांट करती है FSSAI फूड सेफ्टी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट फॉर फूड बिजनेसेस, देन ले डाउन करती है प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस फॉर लेबॉर्टरीज इन फूड बिजनेसेस, देन प्रोवाइड करती है सजेशंस टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज, देन कलेक्ट करती है डेटा इन फूड प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम ऑफ कोर्स, देन क्रिएट करती है इंफॉर्मेशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री अबाउट फूड सेफ्टी, प्रमोट करती है जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये सब ही काम है बेसिकली इनका, है ना।
नेक्स्ट इज क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क द हिंदू से ये लिया गया, GS1 अर्बनाइजेशन पार्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। विजयवाड़ा ने को 4 स्टार रेटिंग मिला है इन क्लाइमेट असेसमेंट फ्रेमवर्क। नाउ ये क्लाइमेट असेसमेंट फ्रेमवर्क है क्या? देखो, ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क के तहत हर एक सिटीज़ को एक प्रॉपरली रोड मैप दे दिया जाता है दैट आपको क्या क्या एक्शन लेना है जिससे फ्यूचर में जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो ओवरऑल हैबिटेबिलिटी चेंज होती है ना, मतलब इम्पैक्ट जो पड़ता है कोई भी अर्बन रीजन्स में, वो चीज़ जिससे ना पड़े। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है कोई भी सिटीज़ के लिए? ऑफकोर्स प्रॉपर प्लानिंग, और प्लानिंग ही नहीं, सिर्फ प्लानिंग बना के नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है वो इंटेंट करती है टू इनकलकेट क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच। मतलब ठीक है, आप अपने डेवलपमेंट करो, जो करना है करो, है ना, उसको बिल्कुल रोका नहीं जा रहा है, बट डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करो। और वो सस्टेनेबिलिटी कब आएगी? जब आप क्लाइमेट सेंसिटाइजेशन के साथ कोई एक्टिविटीज़ करोगे। ठीक है, नाउ इस फ्रेमवर्क के तहत इट हैज़ 28 इंडिकेटर्स अक्रॉस 5 कैटेगरीज, और वो 5 कैटेगरीज क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी एंड एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, अच्छा द क्लाइमेट, अच्छा ये तो जस्ट एक वो था दैट किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आके कर रही है। क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स is supporting Ministry of Housing and Urban Affairs in implementing this initiative, that is Climate Smart Cities Assessment Framework। ठीक है, तो ये तो जस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, तो अगर आपको याद करना है तो ऑफकोर्स ये इतना, ये शायद ये वाला नहीं पूछे, बट हाँ नहीं भी, चलिए कोई बात नहीं, कर लो यार, है ना, यू नेवर नो, कुछ भी पूछ ले। इकोनॉमिक टाइम्स से नेक्स्ट लिया गया उड़ान स्कीम के रिलेटेड। नाउ द उड़ान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, ये तो आपको सबको पता ही है, जिसके थ्रू एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है इन नॉन मेट्रो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस स्कीम को इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसको प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, नाउ 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसके तहत मेन इनिशिएटिव यही था दैट रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ इंडिया में ऑफकोर्स कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। और सिर्फ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव ही नहीं, आप अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में देखिएगा तो वहाँ पे लोगों का कमाई भी तो ज़्यादा नहीं है ना जी, तो लोगों को सस्ते दामों में भी तो एफर्ट करवाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसकी ये ट्रैवल को जो अफोर्डेबल भी करवाती है। ये की कंपोनेंट है ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनल कनेक्टिविटी इन स्कीम। मतलब उड़ान स्कीम को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी कहते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, अंडर द स्कीम नियरली हाफ ऑफ द सीट्स ऑफ उड़ान फ्लाइट, जैसे सोचो एक फ्लाइट में से फॉर एग्जांपल 100 सीट्स होती है, ठीक है, तो 50 सीट जो है ना वो सब्सिडाइज फेयर में देना पड़ेगा। ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग कैरियर मतलब से फॉर एग्जांपल कोई एयर इंडिया अगर इसके इंक्लूडेड है, ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग कैरियर्स आर प्रोवाइडेड अ सर्टेन अमाउंट, है ना, मतलब सरकार उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो है मिलकर, ये जॉइंट फंडिंग इनिशिएटिव है। ठीक है, वैसे तो ये स्कीम 10 साल तक रन होगा और उसके बाद फर्दर अगर इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़े तो ऑफकोर्स किया जाएगा, अगर नहीं पड़े, मुझे तो लगता है पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है पूरा देश का कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं हुआ है, रीजनल कनेक्टिविटी। बट धीरे धीरे अगर आप भी देख रहे होंगे आपके शहरों में पहले अगर एयरपोर्ट नहीं था, अभी अगर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो दैट इज मेनली ड्यू टू द अंडर दिस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। समझ लो बात। उड़ान 4.0 भी न्यूज़ में था। ऑफकोर्स ये क्या है, ये 4th राउंड ऑफ उड़ान है जिसको दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसका मेन पता है कहाँ पे फोकस एरिया रहेगा? नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिली स्टेट्स, आइलैंड रीजन को मेनली फोकस करेगा। और द एयरपोर्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको हायर प्रायोरिटी, मतलब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी। नाउ ब्राउन फील्ड क्या होता है भाई? देखो आपको 2 एस्पेक्ट बीच में आपको देखने को मिलेगा, एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दैट अगर कोई एक ऐसा एयरपोर्ट है जो पहले से डेवलप कर दिया गया ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो बीच में ही छूट गया है, तो उसको कहेंगे ब्राउन फील्ड। मतलब वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है ना,
फिर से कंस्ट्रक्शन को पूरा करना है, दैट इज ब्राउनफील्ड। बट ग्रीनफील्ड मतलब सोचो कोई एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई एयरपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको नया से बिल्कुल बनाना है, दैट इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऑफकोर्स प्रायोरिटी के साथ फोकस कर दिया जाएगा, क्योंकि अगेन उसमें थोड़ा खर्चा आएगा ना जी, सरकार का कॉमन सेंस लगाओ ना, यहाँ पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में खर्चा करके तो सरकार के पास ज़्यादा पैसा लग जाएगा ना, तो इसीलिए इनको प्रायोरिटी बेसिस में इनको कवर किया जाएगा, उसके बाद ये आएंगे, इनको भी कवर किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एनीवेज, अंडर उड़ान 4.0 द ऑपरेशंस ऑफ हेलीकॉप्टर एंड सी प्लेन्स विल ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड। जी हाँ, हेलीकॉप्टर्स के एस्पेक्ट, सी प्लेन्स अगर इंक्लूड किया, जैसे उड़ीसा रिसेंटली न्यूज़ में था एक साल पहले, अगर आप एक साल पहले इनका न्यूज़ देखे होंगे तो वहाँ पे सी प्लेन्स भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से बेसिकली ओवरऑल उड़ान को एक्सपैंड किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, एक रीजन है गाज़ा स्ट्रिप नाम का, यह न्यूज़ में था, ठीक है। देखो गाज़ा स्ट्रिप है कहाँ, इजराइल, पता है ना आपको, यह है पूरा इजराइल, देख रहे हो। अब इजराइल जो है ना, यहाँ पर ऐसा एक लोकेशन है मिडिल ईस्ट का विच इज़ बिंग कंटेंटेड बाई अरब्स, राइट। मतलब जितने सारे मुस्लिम कंट्रीज है ना, उनकी इजराइल से नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स ऐसे सोचते हैं दैट इजराइल्स हैव टेकन देयर ओन, इजराइल हैव टेकन देयर लैंड, समझ रहे हो बात। और इजराइल बोल दिए नहीं भाई, अगर हिस्ट्री देखोगे सो दिस लैंड बिलोंग टू अस, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था ना, दैट ये जो पैलेस्टीन है वो बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी तो बहुत छोटा हो गया। देखो ये वेस्ट बैंक देख रहे हो, ये पैलेस्टीन का ईस्टर्न पार्ट है, और ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ये पैलेस्टीन का वेस्टर्न पार्ट है। अब क्या होता है, यहाँ से जो है एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ लोग वो क्या करते हैं, यहाँ पर अटैक करते हैं इसराइल में, ठीक है। तो इसराइल भी चुप थोड़ा ना बैठेगा, क्योंकि अब रिसेंटली पिछले 2 साल पहले की बात है, तब गाज़ा स्ट्रिप से बहुत ज़्यादा मिसाइल्स आ रही थी, है ना। अब मिसाइल्स आ रही थी ना, तो इसराइल ने भी अपने आप को प्रोटेक्ट किया, 2 साल नहीं, 1 साल के ही पहले की बात है ना। तो वो टेक्नोलॉजी को जो कहा गया था वो आयरन डोम टेक्नोलॉजी था, बट अभी रिसेंटली एक इसराइल ने एक आयरन बीम टेक्नोलॉजी लाया है, जिससे लेज़र के थ्रू ये लोग कोई भी आते हुए ऑब्जेक्ट को ये लोग हिट कर सकते हैं, समझ लो बात। तो ये सब भी अलग अलग थोड़ा नॉलेज था, एनीवेज दे दिया। बट एनीवेज हमें क्या देखना है, दैट इस रीजन का है, ये वाला रीजन गाज़ा स्ट्रिप विच इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड, राइट, दे आर अरब मुस्लिम, ये भी वेस्ट ये जो है ना, ये वेस्ट बैंक है ना, ये बेसिक पैलेस्टीनियंस का ही है ये भी रीजन, ठीक है। एंड ये धीरे धीरे लेकिन इसराइल इसको भी कैप्चर कर रही है। इसराइल के अंडर जो है ना एक और भी रीजन आता है, ये वाला रीजन, ये देख रहे हो, ये वाला रीजन लेकिन वैसे तो है सीरिया का, बट सीरिया ने एक बार इसराइल के साथ अटैक कर लिया था, तो इसराइल ने बोला मेरे को अटैक करोगे, रुक तुम्हारा लैंड ही मैं छीन लेता हूँ, ठीक है। तो इतना लैंड में जो है इसराइल का कब्जा है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये कब्जा मार के इन्होंने रखा हुआ, बट स्टिल इंटरनेशनली लेकिन अभी भी इसको सीरिया का पार्ट ही माना जाता है, लेकिन ठीक है। इसलिए अगर पूछ ले दैट गोलन हाइट्स किसका पार्ट है, तो आप कभी भी ये गलती से भी मत लिखिएगा दैट वो इसराइल का पार्ट है, नहीं, जो यूएन मानती है वो हमें भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवेज अब इसमें न्यूज़ क्या था, दैट इसराइल ने जो है कैरी आउट किया है स्ट्राइक ओवर द गाज़ा स्ट्रिप आफ्टर अ रॉकेट वाज फायर्ड फ्रॉम पैलेस्टीनियन इनक्लेव इनटू इसराइल। ये भी गाज़ा स्ट्रिप जो है ना, ये भी पैलेस्टीनियंस का ही तो इनक्लेव है ना। अब यहाँ से ये लोग मिसाइल छोड़ेंगे तो ये भी जो है वहाँ पर अटैक करते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा ये अटैक किया जाता है, ये एक अगेन देखो क्लियरली लिखा हुआ मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंट आउटफिट है, एंड दे आर पैलेस्टीनियंस इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। ये लोग सुसाइड बॉम्बिंग भी पहले तो कैरी आउट करते थे, बट अभी जो है इसराइल ने अपनी आर्मी को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है इनके अगेंस्ट। एनीवेज नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लाउडेस्ट बर्ड, बेल बर्ड्स। देखो इसलिए ये नाम अभी न्यूज़ लिया गया है क्योंकि इनसे पहले भी एक बर्ड था जो क्या बहुत ज़्यादा लाउड था, उनको कहते थे स्क्रीनिंग फियाज, ठीक है। बट अभी जो है बेल बर्ड्स को इसका टैग मिल गया है, ठीक है। एंड बेल बर्ड्स आर द लाउडेस्ट बर्ड्स येट डॉक्यूमेंटेड इन द वर्ल्ड, है ना। क्योंकि ये अपने मेटिंग सीजन्स के समय में जो है ना इतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इनका डेसिबल इतना ज़्यादा होता है जो क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ठीक है। तो इनफैक्ट हॉलर मंकीज़ एंड बिलोज ऑफ बाइसन्स, इनसे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बेसिकली ये छोटा सा फैक्ट है, प्रीलिम्स फैक्ट है, इसीलिए आप डाउन टू अर्थ में बेसिकली न्यूज़ में था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो डिस्कस कर लेते। यू नेवर नो, अगर आ जाए क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, ठीक है। एनीवेज आ जाते हैं दोस्तों एमसीक्यूज़ में। कल एमसीक्यूज़ कुछ पूछे गए थे। सबसे पहला एमसीक्यू का आंसर था दोनों ऑप्शंस बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया था रिगार्डिंग रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम के बारे में।
दूसरा वाला का आंसर था डी ऑप्शन, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता क्या है, ठीक है, पहला तीनों सही ऑप्शंस था, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए डी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तीसरा का क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग हुनर हाट, तो हुनर हाट में दोनों के दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही थे यहाँ पर, अगेन सो सी वाज द करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लोगे सी डी सी, जहाँ पर सी डी सी सब ने ही ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ट्रैवलिंग विद विनय, आई एम ए न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम मालीगांव गुवाहाटी, सो वेलकम विनय, वेलकम। चलिए आज का कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आज भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। FSSAI के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ FSSAI। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है, वन ऑनली, टू ऑनली, बोथ वन एंड टू, नीदर नो वन नॉट टू। दूसरा है गाजा स्ट्रिप, रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप, वेस्टर्न अमेरिका या फिर मिडिल ईस्ट। बताइए, इसको तो अच्छे से समझा है भाई, ये तो सही, ऑफकोर्स सब कोई सही करेंगे ही आप लोग, मुझे पता है। Consider the following statement regarding Udan scheme, recently seen in news. Launched in 2016, it aims to provide international connectivity. दूसरा है the scheme will be jointly funded by central government and the state government. तो आपको बताना कौन सा यहाँ पर सही है, वन ऑनली, टू ऑनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मेंस का क्वेश्चन, है ना, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स टू डिजास्टर मस्ट बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव, मतलब कोई भी अगर डिजास्टर आती है ना तो हमें पहले से प्रिपेयर्डनेस कर देना चाहिए, ऐसा नहीं that डिजास्टर आ जाए उसके बाद प्रिपेयर करे, है ना। देखो प्रोएक्टिव का मतलब बार बार यही नहीं होता दैट हाँ कल साइक्लोन आएगी तो आज प्रिपेयर कर लिए, दैट इज ओनली नॉट प्रोएक्टिव। इनफैक्ट अगर सोचो साइक्लोन अगर हिट कर दिया ना तो उसके एक दिन के बीच में भी अगर आप जो एक्टिव एक्शन ले रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो प्रोएक्टिवनेस, है ना। बट रिएक्टिव वाला क्या होता है ना, दैट अगर साइक्लोन चले गया 2-3 महीना बाद आप पॉलिसी बना रहे हो दैट हाँ फ्यूचर अगर आएगा तो क्या करेंगे, वो सबको कहते हैं रिएक्टिव, समझ रहे हो बात। तो ऐसा मत समझना दैट प्रोएक्टिव मतलब हाँ बार बार मतलब डिजास्टर आने से पहले दिन तक वाला एक्शन ही प्रोएक्टिव होता है, नहीं नहीं, उसके बाद वाला भी एक्शन को प्रोएक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं, अच्छे से ध्यान रखना। एनीवेज, you can start by giving any of the introduction. We have given the introduction from our side so as to make sure that अगर आपको नहीं मिल रहा है तो at least you can use these kind of introduction, जैसे according to the disaster risk in India, India undoubtedly climatic change related disaster से बहुत ही ज़्यादा vulnerable है, right। और सिर्फ natural disaster ही नहीं, human made disasters भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इसके सेक्टर में अगर देख लीजिएगा 4 phases of disaster होते हैं, disaster management स्पेसिफिकली, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी, जिसमें आप दोनों अप्रोचेस को प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। दैट इज प्रोएक्टिव अप्रोच में भी देखना है दैट प्रोएक्टिव अप्रोच में हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। आपको कैसे प्रॉपरली रिएक्टिव प्रिपरेशन या फिर प्रोडक्टिव प्रिपरेशन के साथ साथ प्रोएक्टिव, माफ़ करना यहाँ पे, प्रोएक्टिव प्रिपरेशन के साथ साथ काम करना है। उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं दैट आप रिएक्टिव वाले का जो है ना, आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को फोकस कर सकते हैं, है ना। देखो वो चीज़ हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, बट मैं बोल रहा हूँ आपको, देखो यही तो है ना दैट मैंने जो लिख दिया है ना, दीज आर जस्ट इंडिकेटिव दैट हाँ यू नीड टू यूज दीज काइंड ऑफ आंसर्स, राइट। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू विल बी यूजिंग दीज काइंड ऑफ आंसर्स ओनली. In fact, if you have a better answer, then please write it in the comment section below. We'll discuss it with you as well. Don't worry about it. But this is how you need to go about it. Alright? So this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye. Take care. And thank you for listening to the whole video, guys. Thank you very much.